टेस्ला वर्ल्ड की बिगेस्ट इलेक्ट्रिक कार कंपनी जो कि ईयरली 2 लाख से ज्यादा कार्स का प्रोडक्शन करती है, वो भी हाईटेक फैसिलिटीज और एआई टेक्नोलॉजी से लैस। ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स जो कि माइलेज और परफॉर्मेंस के मामले में कई लग्जरी कार्स से भी बेटर है। टेस्ला ग्लोबली 70% ईवी मार्केट को अकेले कंट्रोल करती है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी ये आज तक दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट यानी कि इंडिया में एंट्री नहीं कर पाई है। और क्यों? पिछले साल मई 2022 में एलोन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद जब एक इंडियन यूजर ने उनसे पूछा कि उनकी कंपनी टेस्ला भारत में कब एंट्री कर रही है, तो इस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी किसी भी ऐसी जगह पर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगाएगी जहां पर उन्हें पहले अपनी कार्स को सेल करने का राइट नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या सच में इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला को देश में कार सेल करने नहीं दे रही है, जबकि वॉक्सवैगन, ऑडी और हुंडई जैसे कई इंटरनेशनल ब्रांड आराम से इंडियन मार्केट में अपनी कार्स को सेल कर रहे हैं। तो फिर आखिरकार टेस्ला के भारत में एंट्री न करने के पीछे असली रीजंस क्या हैं? और अगर फ्यूचर में टेस्ला भारत में एंट्री कर भी लेती है तो क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगी? चलिए जानते हैं इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। टेस्ला के देश में एंट्री न करने के पीछे जो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है वो है इंडियन टैक्स पॉलिसी। भारत में बाहर से इंपोर्ट होकर आने वाली सेमी नॉट कार्स यानी कि ऐसी कार्स जिनके सभी पार्ट्स को बाहर से मंगाया जाता है लेकिन बिल्ड कंट्री के अंदर किया जाता है, ऐसी कार्स पर 35% का टैक्स लगाया जाता है। वहीं फुली मैन्युफैक्चर्ड कार्स जिनकी कीमत $40,000 से कम होती है उन पर 70% का इम्पोर्ट टैक्स लगता है, जबकि $40,000 से ऊपर की सभी कार्स पर 100% का इम्पोर्ट टैक्स लगाया जाता है। एंड प्लस लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 10% की सबचार्ज ड्यूटी भी लगाई जाती है, जो कि इन इम्पोर्टेड कार्स की कॉस्ट को डबल कर देती है। और क्योंकि टेस्ला की सभी कार्स की कीमत $40,000 से ज्यादा है तो इनके इम्पोर्ट पर 110% का टैक्स लगेगा। यानी कि इस कंपनी की जो कार यूएस में 32 लाख में बिकती है वही कार इंडिया में 70 लाख के अराउंड बिकेगी, जो कि इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से बहुत ही हाई अमाउंट है। और हमारे देश में अभी ईवी इतनी भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई है कि कोई 70 लाख रुपए इस पर आसानी से खर्च करने के लिए तैयार हो जाए। और यही रीजन है कि कंपनी की सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड है कि वो टैक्सेस को 40% तक घटा दे और लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाली 10% की सबचार्ज ड्यूटी को भी खत्म कर दे। पर भारत ऐसा करने को तैयार नहीं है। सेकंड रीजन है मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया के 3 देशों में इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कि यूएस, चाइना और जर्मनी। साल 2018 में चाइना ने अपने टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंजेस किए थे और अपने टैक्सेस को 25% से घटाकर 16% कर दिया था, जिसके बाद ही इस कंपनी ने अपने थर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यहाँ पर ओपन किया, जिसे गीगा फैक्ट्री 3 कहा जाता है। अब कई लोगों का मानना है कि टेस्ला की चाइना में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करने के पीछे यहाँ की टैक्स पॉलिसी जिम्मेदार है। हालांकि ये पूरा सच नहीं है। दरअसल टेस्ला की कार्स में जो लिथियम बैटरी यूज होती है उसे चाइना ही बनाता है और यहाँ पर अपनी कार्स को मैन्युफैक्चर करने से कंपनी के लिए लो कॉस्ट में अपनी कार्स को तैयार करना और इसे यूरोप और एशियन मार्केट में सेल करना और भी आसान हो जाता है। और वो इसलिए क्योंकि चाइना दुनिया की 80% लिथियम मार्केट को कंट्रोल करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना के पास में लिथियम के सबसे ज्यादा भंडार है। हाँ, लेकिन दुनिया के जिन भी देशों में लिथियम की माइन पाई जाती है वहाँ पर चाइनीज कंपनीज के सबसे ज्यादा शेयर्स है, जो कि वहाँ से लिथियम को लाकर इनसे सेल्स और बैटरीज तैयार करती है। और यही रीजन है कि टेस्ला चाइना से किसी और एशियन कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को शिफ्ट करना नहीं चाहती है, जबकि चाइना के साथ में अपने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि कंपनी अपनी कार्स को चाइना में बनाए और भारत को सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट के तौर पर इस्तेमाल करे। एंड थर्ड रीजन है प्रोटेक्शन टू इंडियन ब्रांड्स। अगर आप टाइम को थोड़ा रिमाइंड करें और आज से 10-15 साल पीछे जाएं तो आपको याद आएगा कि 2010 के समय इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में नोकिया, माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसे ब्रांड्स ज्यादा देखने को मिलते थे, जिसमें नोकिया के अलावा ये बाकी सभी ब्रांड इंडियन थे। लेकिन आज 10-15 साल बाद इनमें से एक भी ब्रांड इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में नहीं है और इस मार्केट को पूरी तरह से चाइनीज कंपनीज ने एक्वायर कर लिया है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप 5 स्मार्टफोन्स में से 4 ब्रांड्स चाइनीज हैं और एक साउथ कोरियन ब्रांड है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट ने होम ब्रांड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह की स्ट्रिक्ट पॉलिसी पर काम नहीं किया। वहीं ये बात हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भले ही देश में भी ज्यादा पॉपुलर ना हुए हों, लेकिन ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर है। भारत की ईवी इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 1% है, जिसके 80% को भी अकेले टाटा ही कंट्रोल करता है। और फिर इसके बाद साउथ कोरियन कंपनी हुंडई और महिंद्रा जैसी दूसरी इंडियन ब्रांड्स आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की ईवी मार्केट 2028 तक 23.7% की हो जाएगी।
अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स स्लैब्स में कट ऑफ करती है तो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से टेस्ला के लिए इंडियन मार्केट को एक्वायर करना बहुत आसान हो जाएगा। और जब यही 1% की ईवी मार्केट 20% को क्रॉस करेगी तो इसका पूरा फायदा यूएस को होगा, ना कि इंडिया को। और लो टैक्सेस की वजह से चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज जो कि इसी मौके का इंतजार कर रही हैं, वो भी भारत में एंटर कर जाएंगी और फिर हमें भारत की ईवी मार्केट में भी वही देखने को मिलेगा जो कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री के साथ हुआ। और यही रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पर अड़ी हुई है और टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस करना नहीं चाहती है। अब ये तो समझ में आ गया कि टेस्ला भारत में एंट्री क्यों नहीं कर पा रही है, लेकिन मान लीजिए कि कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में डील हो जाती है और कंपनी को भारत में अपनी कार्स को सेल करने की परमिशन भी मिल जाती है, तो क्या ये यूएस और यूरोप की तरह हमारे देश में भी सक्सेसफुल हो पाएगी? अब किसी भी कार ब्रांड की सक्सेस की की फीचर्स में उसकी परफॉर्मेंस, सेफ्टी मेजरमेंट और रोड सुटेबिलिटी आती है। अब परफॉर्मेंस और लेटेस्ट फीचर्स के मामले में तो ये ब्रांड कई लग्जरी ब्रांड से भी आगे है। इवन इस कंपनी के लेटेस्ट मॉडल में आने वाले ऑटो पायलट मोड यानी कि सेल्फ ड्राइविंग मोड की वजह से बहुत सारे लोग इस कार को खरीदना भी चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ला का यही ऑटो पायलट फीचर कस्टमर्स के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस भी है। यूएस की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट ईयर अपनी एक रिपोर्ट में रिवील किया था कि टेस्ला की सोल्ड हुई 3,63,000 कार्स के सेल्फ ड्राइविंग सेफ्टी सॉफ्टवेयर में इशू रजिस्टर किया गया। एंड यही नहीं, यूरोप यूएसए में ऑटोमेटिक एआई टेक्नोलॉजी की वजह से हुए 600 क्रैशेस में से 474 क्रैशेस सिर्फ टेस्ला के ऑटो पायलट मोड की वजह से हुए थे। अब अगर ये कार्स यूएस और यूरोप के रोड सेफ्टी मेजरमेंट्स में ही फेल हो रही हैं, तो फिर भारत की सड़कों पर कैसे चल पाएंगी? और एक टाइम के लिए टेस्ला को बेंगलुरु की सड़कों पर चलाना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन दिल्ली मुंबई के ट्रैफिक, नेशनल हाईवेज और उत्तराखंड और हिमाचल जैसे स्टेट्स के डेंजरस माउंटेन रोड पर इन्हें चलाना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इसका मतलब है कि भारत में एंटर करने के बाद भी कम से कम 3 साल कंपनी को यहाँ की रोड्स को स्टडी करना होगा और इसके अकॉर्डिंग अपने मॉडल्स में चेंजेस करने होंगे। और शायद इसीलिए कंपनी ने 2021 में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कर्नाटक में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी भी ओपन की थी। लेकिन इस कंपनी की रिसर्च में अभी तक कोई खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। वहीं इंडियन मार्केट में एंटर करने के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम कंपनी को फेस करनी पड़ेगी वो है सुपर चार्जिंग स्टेशंस की। भारत में अभी चार्जिंग स्टेशंस की ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है और जो चार्जिंग स्टेशंस मौजूद है भी तो उसमें से 60 to 70% टाटा के हैं। यानी कि अगर टेस्ला भारत में एंट्री करती है तो उसे यहाँ पर अपनी मार्केट को बनाने के लिए टाटा के साथ हाथ मिलाना पड़ सकता है। वहीं अगर कंपनी चार्जिंग स्टेशंस की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी लेती है तो इनकी कार्स का प्राइस इंडियन कस्टमर और कंपनी के बीच में एक बहुत बड़ा हर्डल है। भारत की सिर्फ 8% आबादी के पास ही कोई कार या फिर बाइक है, यानी कि हर 1000 लोगों में से सिर्फ 22 लोगों के पास ही 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर देखने को मिलता है, जिसमें से भी 90% लोग सिर्फ 70,000 से 30 लाख तक के बीच का ही कोई व्हीकल अफोर्ड कर सकते हैं। और 30 लाख से ऊपर की कीमत वाले ज्यादातर व्हीकल्स हमारे देश में पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन या फिर सेलिब्रिटीज के पास ही देखने को मिलते हैं। नो डाउट कि जिस तरीके से इंडियंस का इनकम स्टेटस लगातार चेंज हो रहा है, ये परसेंटेज आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगले 10-15 सालों तक कस्टमर्स का बजट 5 से 35 लाख के बीच ही रहने वाला है, जबकि टेस्ला की कार्स का स्टार्टिंग प्राइस टैक्स स्लैब में 50% कट ऑफ के बाद भी 50 से 55 लाख के बीच होगा, जो इसे लिमिटेड कस्टमर ब्रांड बना देगा। वहीं इसके कंपैरिजन में टाटा की नेक्सॉन जीएसटी ऐड करने के बाद भी इजीली मार्केट में 20 से 22 लाख में मिल सकती है। वहीं इसके अलावा हुंडई और महिंद्रा जैसी दूसरी कार्स की ईवी भी सिमिलर प्राइस में इंडियन मार्केट में मिल जाती हैं। और ये आपने अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड, जिसने पिछले साल भारत में अपने बिजनेस को बंद कर दिया था, उसके केस में भी नोटिस किया होगा कि जब कस्टमर लिमिटेड हो और कॉम्पिटिटर्स ज्यादा और हाई टैक्सेस, तो ऐसे केसेस में फॉरेन ब्रांड्स के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और टेस्ला इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इस फैक्टर से बहुत अच्छे से अवेयर है और शायद इसीलिए टेस्ला अपना पूरा फोकस इंडियन मार्केट की बजाय यूरोपियन मार्केट को कैप्चर करने में लगा रही है। अभी कुछ महीनों पहले जम्मू कश्मीर में 5.9 टन लिथियम मिला था। अब वैसे तो ये अभी प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन स्टेज पर है और इसकी माइनिंग के लिए कई स्टेजेस की क्लियरेंस अभी लगेगी, लेकिन फिर भी कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये लिथियम यूजफुल साबित होती है तो ये इंडियन ईवी इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लेकर आ सकती है।
दरअसल इस समय लिथियम सेल इंडस्ट्री में चाइना की मोनोपोली है, जिसकी वजह से ज्यादातर ब्रांड्स ईवी बैटरीज के लिए चाइना पर डिपेंडेड है। यहाँ तक कि टाटा और दूसरी इंडियन कार ब्रांड्स की ईवीज में भी चाइना की ही बैटरीज का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में ये माइनिंग सक्सेसफुल साबित होती है तो इंडियन ईवी इंडस्ट्री में फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो 80% लिथियम बैटरीज चाइना से इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो भी नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि अगर पर मार्केट नहीं चलती है, इसीलिए ईवी इंडस्ट्री लगातार लिथियम बैटरीज के अल्टरनेटिव पर भी काम कर रही है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और केमिस्ट्री सेल। हाइड्रोजन कार्स भी ईवीज ही होती हैं, बस फर्क इतना है कि इन्हें हाइड्रोजन गैस की मदद से चलाया जाता है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल साबित होता है तो ऑन रोड ये कार्स पेट्रोल, डीजल और बैटरी कार्स से भी ज्यादा अफोर्डेबल होंगी। वहीं इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए केमिस्ट्री सेल इंडस्ट्री में 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी की है, ताकि लिथियम बैटरी पर से डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। ईवीज की ऑन ऑफ प्रमोशन, अफोर्डेबल प्राइस और इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग स्टेशंस की वजह से लास्ट 2 ईयर में इस इंडस्ट्री में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में देश में 1,50,000 ईवीज की सेल काउंट की गई थी एंड देश में ईवीज की ये सेल ईयरली 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। वहीं टाटा, हुंडई और महिंद्रा जैसे कई कार ब्रांड्स इस मार्केट को कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय इस रेस में टाटा सबसे आगे है, जिसकी ईवीज के 50% कंपोनेंट्स इन हाउस ही बिल्ड होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 तक टाटा ईवी इंडस्ट्री में 10 नए मॉडल्स को लॉन्च करने वाला है, जो न केवल इंडिया बल्कि ग्लोबल ईवी इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा कंपटीशन जनरेट करेंगे। करंटली ब्रांड वैल्यू और लेटेस्ट AI फीचर्स के मामले में टेस्ला ग्लोबल ईवी इंडस्ट्री को रूल करती है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में यूरोपियन और चाइनीज ब्रांड्स ने इस कंपनी को अच्छी खासी टक्कर दी है। साल 2022 में तो चाइना की BYD ऑटो और टेस्ला की सेल्स में काफी क्लोज कंपटीशन देखने को मिला था। वहीं टेस्ला का एक और बड़ा कॉम्पिटिटर वॉक्सवैगन ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है। माने कि ग्लोबल ईवी इंडस्ट्री में अब धीरे धीरे टेस्ला की मोनोपोली खत्म होती जा रही है और इसके भारत में एंट्री करने या न करने से भारत की ऑटो इंडस्ट्री को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन अगर इंडियन मार्केट को लेकर टेस्ला ने अपने इश्यूज को जल्दी रिजॉल्व नहीं किया तो उसे फ्यूचर में जरूर भारी लॉस हो सकता है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 आते आते भारत की ईवी इंडस्ट्री ईयरली 5 करोड़ सेल्स को टच करने लगेगी, जिसमें बसेस, कार्स, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स सभी तरह के व्हीकल शामिल हैं। वहीं इस इंडस्ट्री से आने वाले टाइम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4 से 5 करोड़ जॉब्स भी जनरेट होंगी। इसका मतलब ये है कि आज जो कंपनीज इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हैं, वही आने वाले 5-6 सालों में अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगी। खैर, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको अभी भी लगता है कि भारत को टेस्ला की जरूरत है। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।